बहुत बहुत मुबारक हो भाई, बहुत बहुत मुबारक। ਭੰਨ ਨੂੰ ਨਾ ਨੱਕ ਮੈਂ ਤੇ ਖਨਾ ਤੇ ਨੱਕ ਤੇਰਾ ਭੰਨ ਨੂੰ ਨਾ ਨੱਕ ਮੈਂ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਫਸਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਫਸੇ ਨਾ हारे तो सिर्फ सिर्फ 30 रन से हारे। मैंने तो एक्सपेक्ट किया था कम से कम 100 रन से तो हारेंगे। अबे साले। जी हाँ, बात हो रही है पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड के दूसरे टी20 मैच की, जहां हमें लग रहा था कि कम से कम हम 100-150 रन से तो हारेंगे। बैटिंग ही ऐसी की थी भाई, कम से कम भी जो है वो 200 प्लस स्कोर जाना था, लेकिन किसी तरह करके हमारी पाकिस्तानी बॉलर्स ने कुछ इज्जत रख के उसे 185 पर रिस्ट्रिक्ट किया। खास तौर पर इसमें ज्यादातर क्रेडिट जाता है इमाद वसीम का। क्या बेहतरीन बॉलिंग की है बंदे ने। उसके बाद कुछ हुआ यूं कि जहां 200 प्लस रन बनते थे जिस पिच पर, जिस कंडीशन पर, वहां हमें सिर्फ 185 का टारगेट मिला और हमारे पाकिस्तानी बल्लेबाज शाहीन हमारे उतरे, और उतरते के साथ ही रिजवान साहब विकेट दे बैठे। ठीक है, चलो रिजवान के ऊपर हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। 2 मैचों में लास्ट वो चलता आया है, वो भी आयरलैंड के अगेंस्ट था, लेकिन चलो इंग्लैंड के खिलाफ नहीं चला, नहीं चला। लेकिन हम बात करेंगे साइम अयूब की। तो साइम अयूब ऐसी कौन सी पर्ची है, उनके पीछे किसका हाथ है, मैं नहीं बताऊंगा। मतलब दुनिया आनी फानी हो जानी है, लेकिन साइम अयूब को हमने नहीं हटाना। 20 से 22 मैच लगातार हमने उसको दे दिए हैं। वो बंदा एक ही जगह पे आउट हो जाता है, वो लुक हो या नो लुक हो, डजंट मैटर। भाई साहब से अब देख के भी नहीं खेला जाता। तो ऐसे प्लेयर से तो काफी बेहतर था कि हम किसी पुराने एक्सपीरियंस प्लेयर पे चले आते भाई। या फिर अगर हमारे पास रिजर्व में उस्मान है, हमें उस्मान को चांस देना चाहिए। नहीं समझ आ रहा तो फखर जमान को ही देखें यार आप। उस बंदे को पावर प्ले में आके उसने ऐसे लूट मचाई है जैसे किसी नंगे भूखे इंसान को खाना मिल गया हो। क्योंकि पावर प्ले उसके नसीब में होता ही नहीं है। जब शुरू के 3 बंदे पूरा पावर प्ले जाया करते हैं, उसके बाद उसकी बैटिंग आती है। तो वो उसके लिए बड़ा एक हैपनिंग मोमेंट था कि बाबर आजम खड़े हुए थे, साथ साथ रिजवान आउट हो चुके थे, साइम अयूब आउट हो चुके थे। और बाबर आजम तो एज यूजुअल दुनिया इधर की उधर हो, वो टेस्ट मैच ही खेलते हैं। टी20 में उनका तो अलग ही लेवल है, उसका लेवल तो कोई मैच ही नहीं कर सकता। तो फखर जमान ने आते के साथ ही चार्ज करना शुरू किया। जब 3.5 ओवर गुजर चुके थे, उसके बाद आके उन्होंने हिटिंग करना शुरू करी, और क्या बेहतरीन हिटिंग करी। जहां हमें लग रहा था कि हम 100 रन के अंदर ऑल आउट हो जाते, लेकिन वहां फखर जमान ने मैच में एकदम से जान भर दी। और कुछ देर बाद हुआ यूं कि एक तरफ से जब फखर जमान चल रहे थे, तो बाबर आजम की वही पुरानी कमजोरी है कि वो स्पिनर को नहीं खेल सकते। वो ज्यादा फास्ट बॉलर की अंदर आती हुई बॉल को नहीं खेल सकते। उन्हें अभी तक गूगली रीड करनी नहीं आती, वो कुछ भी नहीं कर सकते भाई। वो सिर्फ और सिर्फ मिनोस को मार मार के वहीं पर ही उन्होंने अपने रिकॉर्ड चमकाने, और कुछ नहीं। एज यूजुअल हुई 26 पे 32 रन। मुझे नहीं समझ आता है कि भाई ये बंदा क्या करना चाहता है। इसको तीनों फॉर्मेट की कैप्टनसी दे दो। इसको मैं तो कह रहा हूँ दूसरों की भी कैप्टनसी दे दो, दोनों तरफ से कैप्टनसी करेगा ये। इंग्लैंड का भी कप्तान बाबर आजम होगा। तुमसे ना हो पाएगा। ऐसे कप्तान से तो बेहतर है कि हम एक तोता पाल लें और उसको 4 चीजें सिखा दें। क्योंकि हमारा कप्तान भी यही करता है। जब उसको पता था कि जब वो आउट हो जाता है, तो उन्होंने सबसे पहले तो अपने दोस्त को एडजस्ट करने के लिए, जो कि एक स्पिनर आए थे बॉलिंग ऑलराउंडर से, वो बैटिंग ऑलराउंडर बनना चाह रहे हैं। पीएसएल समझा हुआ है, समझ रहे हैं कि पीएसएल में जैसे हम मारते रहते थे, हम यहाँ भी कुछ कर लेंगे। तीसरे चौथे नंबर पे शादाब को आना है। शाहीन शाह अफरीदी भी जो है वो बैटिंग आते ही वो सबसे पहले बैट करके बैठ जाते कि नहीं भाई मुझे भी कोई 5-6 नंबर पे मौका दे दे, मतलब। और वो कुछ भी नहीं कर पाए शादाब, एक बार फिर फेल हुए। अब यहाँ पे आपके पास एक सिंपल लॉजिक थी कि जब फखर जमान हिटिंग कर रहा है, आपकी रिक्वायर्ड रेट 10 के आसपास है, 10 से 11 के दरमियान। आपको यहाँ पे एक ऐसा प्लेयर चाहिए था जो उस वक्त उसे रोक के खेल के देता, रोटेशन करता, एंकर इनिंग खेलता, मैच को लेके चलता, जो हर चीज कर सके। आपने एट द टाइम, जैसे कहते हैं ना, दो तलवार एक म्यार में नहीं रह सकती, आपने आजम खान को वहां बेच के पूरे का पूरा मैच का बैलेंस बिगाड़ दिया। आजम खान जो कि टैलेंटेड बंदा है भरपूर, हमें उसकी कोई शक नहीं है उसके ऊपर, लेकिन आपने एट द टाइम दोनों को भेज दिया। वो बिल्कुल मैच उस सिचुएशन पे आ गया था, या तो चल गए 2 ओवर तो आर, नहीं तो पार। और एज यूजुअल आजम खान ने 2-3 चौके मारे, और उसके बाद जो है वो आउट हो गए। और उसके बाद से फिर सिलसिला कुछ यूं बना कि इफ्तिखार चचा है, और उनके तो पाँव ऐसे कांप रहे थे, उनकी शक्ल ऐसी थी, जब आर्चर उनके बॉलिंग कर रहा है तो उनकी हवाइयाँ उड़ी हुई थी। और वही हुआ जिसका हमें डर था। इफ्तिखार जो है एज यूजुअल वो मेरे ख्याल से 63 मैच खेलने के बाद भी एक भी इनकी ऐसी इनिंग नहीं है कि उनको मैन ऑफ द मैच जैसी कोई चीज भी दे दी जाए, या सोचा भी जाए। रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। शाहीन शाह अफरीदी, जिनसे 10 से 12 बॉलें उनके सामने से ऐसे गुजर रही थी जैसे बॉलिंग ना हो, गोलियां चल रही हों। उनको एक भी बॉल नजर नहीं आ रही, उन्हें एक भी बॉल मिडल नहीं हुआ उनसे। और बिल्कुल उन्होंने ऐसे दिखा दिया कि वो शाहीन शाह अफरीदी ना हो जैसे कि कोई लसित मलिंगा बैटिंग कर रहे हो, बल्कि शायद वो भी बहुत बेहतर कर लेते हैं। और फिर ये क्लेम करते हैं कि हम ऑलराउंडर्स हैं और हमें बैटिंग भी अच्छी आती है। और बात से वही आ जाती है कि आपको अपने कप्तान के ऊपर बहुत काम करना है। कप्तान को ये समझाना है कि कभी कभी दिमाग चला लेना चाहिए। एक पैटर्न पे हमेशा मैच नहीं होता, सिचुएशन के हिसाब से टीम की जो बैटिंग लाइनअप है उसे ऊपर नीचे करना चाहिए। दूसरी बात ये कि हमारे जो प्लेयर जो माफिया बन के दोस्ती यारी में बिला वजह
कब्जा करके बैठे हुए हैं, जिनको लगता है कि यार हम बैटिंग भी कर लेते हैं, हम बॉलिंग भी कर लेते हैं। तो यार अब ये आई ओपनिंग मोमेंट है कि अब भी अगर आप नहीं सुधरे, जो कि वर्ल्ड कप से चंद कबल आपके 2 मैच बाकी हैं मुश्किल से, अगर आप अभी भी आपको यही लगता है कि हमारी टीम क्या होनी चाहिए, हमारे अपने रोल क्या है, हम अपने जोन को छोड़ के दूसरे जोन पर काम करना चाह रहे हैं, अगर यही सिलसिला चलता रहा तो मेरे भाई वर्ल्ड कप को आप खैरबाद कीजिए और चिल कीजिए। इतना सपोर्ट वपोर्ट करने की जरूरत नहीं है इस टीम को। रोज आते हैं इस उम्मीद पे आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं।